हेलो बच्चों, कैसे हो सब? बढ़िया, ठीक। चलो, सही चल रहा है। चलो, आज हम शुरू करेंगे वेक्टर्स। ठीक, तो अभी वेक्टर की कुछ क्लासेस हमारी वेक्टर्स की ही चलेंगी। तो आज हमें समझ लीजिए कि वेक्टर का स्टार्टिंग कर रहे हैं। आने वाली कुछ वीडियोस इसी के ऊपर होंगी। ठीक, चलो तो देखते हैं कि वेक्टर, इसको वेक्टर 1 बोल लीजिए। आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वेक्टर फर्स्ट पार्ट वेक्टर का। ठीक है, तो देखो कि हमने थोड़ा बहुत पढ़ा है वेक्टर क्वांटिटीज, स्केलर क्वांटिटीज़ के बारे में। ठीक, क्या पढ़ा है कि फिजिकल क्वांटिटी को बेसिकली 3 टाइप में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी? देखो ध्यान से। फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है, सॉरी, क्वांटिटीज। ठीक है, इनको बेसिकली कितने टाइप में डिवाइड किया गया है? 3 टाइप में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से टाइप? देखो, सबसे पहला स्केलर क्वांटिटीज। दूसरी क्वांटिटीज वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर शॉर्ट में लिख रहा हूँ फिजिकल क्वांटिटी को PQ। ठीक है, तो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज। और नेक्स्ट वन इज टेंसर। टेंसर के बारे में आपने काफ़ी कम पढ़ा होगा, लेकिन वेक्टर और स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में आपने काफ़ी कुछ पढ़ा होगा। ठीक है, ठीक, तो समझते हैं। चलो, स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं? ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनको डिफाइन करने के लिए, ध्यान सुनिएगा, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनको डिफाइन करने के लिए हमें सिर्फ उनके मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होती है, हमें उनका डायरेक्शन नहीं चाहिए होता। वी ओनली नीड their magnitude, we only need their magnitude, we do not require their direction, और किसी के पास डायरेक्शन होता भी नहीं है। ठीक, एग्जाम्पल समझो। एग्जाम्पल जैसे क्या हो गया? लेंथ, मास, ये क्या है? टेम्परेचर, ये क्या है? हमारी स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक, वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं? वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज वो होती हैं जिनको डिफाइन करने के लिए हमें डायरेक्शन भी चाहिए। वी नीड डायरेक्शन। किसका डायरेक्शन? फिजिकल क्वांटिटी का डायरेक्शन। जैसे वेलोसिटी का डायरेक्शन पॉजिटिव नेगेटिव डिफाइन कर देता है। ठीक, डायरेक्शन चाहिए, उसका मैग्नीट्यूड चाहिए, और एक और चीज, दे शुड फॉलो वेक्टर लॉज। अब ये वेक्टर लॉज क्या चीज है, ये हमें समझना है अभी थोड़ी देर में। ठीक है, दे शुड फॉलो वेक्टर लॉज। एग्जाम्पल वेक्टर क्वांटिटीज के, वेलोसिटी हो गया हमारा, ठीक है, एक्सेलरेशन हो गया, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो ये सारी हमारी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। अब टेंसर क्वांटिटी क्या होती है? टेंसर क्वांटिटी ये होती हैं कि इनके पास मैग्नीट्यूड हो सकता है, डायरेक्शन भी हो सकता है, लेकिन ये वेक्टर लॉज को फॉलो नहीं करेंगी। दे कैन हैव मैग्नीट्यूड, दे कैन हैव डायरेक्शन, बट दे डू नॉट फॉलो वेक्टर लॉ। दे डू नॉट फॉलो वेक्टर लॉ। ठीक है, तो लिख लो, दे डू नॉट फॉलो वेक्टर लॉस। अब एग्जांपल क्या है? जैसे इलेक्ट्रिक करंट, आई से सिंबल होता है। अब देखो, टेंसर के भी ना अलग अलग टाइप होते हैं, रैंक्स होती हैं। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक करंट है वो रैंक 0 का टेंसर है। ठीक है, ये टेंसर है, टेंसर ऑफ रैंक 0। ये आपको ज़्यादा डिटेल में अभी नहीं जाना है, आगे समझ में आ जाएंगी चीज़ें। ठीक है, रैंक 0 का क्या है? टेंसर है इलेक्ट्रिक करंट। प्रेशर इज ऑल्सो टेंसर क्वांटिटी। प्रेशर रैंक 2 का टेंसर है, रैंक 2 का जो है हमारा टेंसर क्वांटिटी है। और भी टेंसर क्वांटिटी होती है, स्ट्रेस होती है। ठीक है, ठीक, आगे बात समझ में। तो फिजिकल क्वांटिटी को कितने टाइप में डिवाइड किया गया? स्केलर, वेक्टर और टेंसर। बेसिकली जो हमें फोकस करना है इस चैप्टर पे, वो करना है वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज पे, क्योंकि अभी हमने पढ़ना है वेक्टर्स के बारे में।
ठीक है। तो जो वेक्टर होते हैं वो एक्चुअली वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज को ही डिनोट करने के काम आते हैं, और वेक्टर लॉस वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी की कैलकुलेशन को हमारा सॉल्व करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। ठीक, अब देखो जो स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज थी जिनके पास सिर्फ हमारा मैग्नीट्यूड था, जैसे नंबर से 2 3 5 2 kg प्लस 3 kg कितना होता है 5 kg, हम इजीली बोल सकते हैं। ठीक, क्योंकि उनके पास कोई डायरेक्शन नहीं था, तो इन क्वांटिटी को सॉल्व करने के लिए हम सिंपल एल्जेब्रिक मेथड अपना यूज कर सकते थे, जो हमने आज तक मैथ्स में पढ़ा है। लेकिन जो वेक्टर क्वांटिटी हैं, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज है, अब इनके पास मैग्नीट्यूड तो है लेकिन साथ में क्या है, डायरेक्शन भी है। तो इनको अब हम डायरेक्शंस को डायरेक्टली ऐसे ऐड और एल्जेब्रिक मेथड से ऐड और क्या होते हैं सब्सट्रैक्ट और मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो इनके लिए एक अलग मैथमेटिक्स बनाई गई, दैट इज कॉल्ड वेक्टर एल्जेब्रा। वेक्टर एल्जेब्रा वो किस लिए करी गई, ताकि हम वेक्टर क्वांटिटीज को सॉल्व कर सके विद देयर डायरेक्शंस। जैसे आपको जो समझो कि मैं बोलता हूँ भाई कि अगर आप ऐसे जाओ सीधे, किसी को रास्ता बता रहे हो, ठीक है, आप बोलते भाई सीधे जाओ, फिर वहाँ से लेफ्ट हो जाओ, फिर वहाँ से राइट हो जाओ, तो वो ऐसा हो जाएगा ना कि भाई लेफ्ट हो जाओ फिर वहाँ से राइट हो जाओ, तो इस तरह से डायरेक्शन चेंज कर रहा है उसका कंटिन्यूसली। ठीक, फिर वो मुझे भाई नेट स्पीड बताओ उसकी, तो डायरेक्शन तो नेट वेलोसिटी बताओ, तो डायरेक्शन तो चेंज कर रहा है ना, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन भी चेंज कर रहा है, तो सीधे सीधे उसको ऐड नहीं कर पाएंगे। ठीक, आगे बात समझ में। चलो, तो इन्हीं क्वांटिटीज के लिए हमने ये वेक्टर लॉज और वेक्टर को सॉल्व करना ही हमने इस पूरे चैप्टर में क्या करना है, सीखना है। ठीक, चलिए देखते हैं। ठीक है, तो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी हमें समझ में आ गया कि ऐसी क्वांटिटी जिनके पास डायरेक्शन मैग्नीट्यूड होगा और वो वेक्टर लॉस को क्या करेंगी, फॉलो करेंगी। ठीक है, अब वेक्टर क्या चीज होता है, ठीक है, तो आज वेक्टर देखते हैं। वेक्टर, ठीक, अब वेक्टर को मैं ऐसे बोल सकता हूं, ये मेथड होता है टू रिप्रेजेंट वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, अगर मैं शॉर्ट में बात करूं तो इट इज अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। ठीक है, अब डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट क्या होता है, इसको थोड़ा सा हम जो है समझ लेते हैं। ठीक है, अब देखो जो वेक्टर क्वांटिटीज होती है उनमें क्या होता है, हमारे पास मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होता है, मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होता है। तो अब स्टार्टिंग से अगर हम स्टार्ट करें तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा है, लाइन। सबसे पहले क्या पढ़ा था हमने, लाइन। ठीक है, अब क्या लाइन के पास मैग्नीट्यूड होता है, नहीं, समझो, लाइन होती है इनफाइनाइट लेंथ की, कहीं से कहीं तक भी जा सकती है, इनफाइनाइट लेंथ की लाइन, और ना ही डायरेक्शन होता है, वो ऐसे 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 कहीं भी जा सकती है। ठीक है, तो एक लाइन के पास ना ही मैग्नीट्यूड होता है ना ही डायरेक्शन होता है। ठीक है, सेकंड आता है लाइन सेगमेंट। ठीक, क्या होता है, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है, अ लाइन विद मैग्नीट्यूड। जैसे हम 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करते हैं, तो जैसे मान लो भाई 3 सेंटीमीटर, तो इसी लाइन पे एक 3 सेंटीमीटर का क्या होगा, पार्ट होगा, या 3 मीटर का क्या होगा, एक पार्ट होगा। तो लाइन सेगमेंट के पास हमारा मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, वो लाइन का एक छोटा सा क्या होता है, पार्ट होता है, तो हाँ भाई मैग्नीट्यूड है हमारे पास। लेकिन क्या उसके पास भी डायरेक्शन है, नहीं, हमें नहीं पता ये लेफ्ट इधर राइट जा रहा है या लेफ्ट जा रहा है, नहीं पता, तो डायरेक्शन इसके पास भी नहीं है। समझे बात। अब एक टर्म आती है, थर्ड टर्म जो आती है हमारे पास, वो आती है रे। रे को हम बोल सकते हैं डायरेक्टेड लाइन। मतलब अगर मैं लाइन में डायरेक्शन ड्रॉ करता हूँ, एक लाइन जा रही थी इधर की तरफ, ऐसे जा रही थी, दोनों तरफ जा सकती थी, मैंने इधर एक एरो बना दिया, तो अब मुझे समझ में आ गया हाँ भाई इधर जा रही है, तो डायरेक्शन आ गया इसके पास, रे के पास। लेकिन मैग्नीट्यूड अभी भी इसके पास नहीं है, क्योंकि वो कितनी भी लेंथ की हो सकती है। ठीक है ना। अब अगर इस रे को मैं जो है एक फिक्स मैग्नीट्यूड दे दूं, एक फिक्स मैग्नीट्यूड दे दूं, तो उसको बोला जाएगा रे सेगमेंट। रे सेगमेंट, या फिर मैं बोल सकता हूं उसको डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। समझो बात। तो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट का मतलब क्या है कि भाई रे तो मेरे पास थी, मुझे डायरेक्शन पता था, अब मैंने उसका मैग्नीट्यूड भी फिक्स कर दिया, 3 मीटर 4 मीटर वट एवर।
ठीक है। तो अब उसके पास डायरेक्शन तो ऑलरेडी था ही, अब उसके पास मैग्नीट्यूड भी आ गया। तो यही जो चीज होती है हमारी, यही होता है वेक्टर। अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड वेक्टर। ऐसा सिंबल जिसके पास डायरेक्शन भी होगा और उसका मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, फिक्स होगा। ठीक है। तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए जनरली हम डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट का यूज करते हैं, जो क्या होती है, एक एरो होती है। अब इस एरो का ये जो होता है पॉइंट, इसको बोलते हैं हेड। क्या बोलते हैं, हेड। और इसको क्या बोलते हैं, टेल। ठीक है, टिप टो भी बोलते हैं, टिप और टो। ठीक। जो हेड होता है वो शो करता है डायरेक्शन, कि भाई किधर की तरफ वेक्टर जा रहा है। ठीक है, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वेक्टर का। ठीक। और टेल शो करता है हमें कहां से आ रहा है, और इसकी जो लेंथ शो करती है वो क्या शो करती है, इसका मैग्नीट्यूड शो करती है। अभी चीज़ें धीरे धीरे समझ में आ जाएंगी। ठीक है, समझो पहले फिलहाल कि हेड क्या शो करता है, डायरेक्शन किधर जा रहा है, टेल क्या शो करती है, किधर से आ रहा है, इनिशियल पॉइंट, और लेंथ क्या शो करती है, उसका मैग्नीट्यूड शो करती है। ठीक। अब ऐसा नहीं है कि 3 मीटर वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो आपको 3 मीटर की लाइन बनानी पड़ेगी, नहीं, कंपैरेटिवली समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, ठीक है ना, 3 मीटर की लाइन बनाओगे तो हो गया काम। ठीक है, थोड़ा आइडिया हो गया। व्हाट इज वेक्टर, वेक्टर इज अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। किस लिए यूज होता है, वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक, चलिए, तो अभी क्या पढ़ा हमने कि भाई ये क्या है, वेक्टर का सिंबल, जिसमें लेंथ क्या डिनोट करेगी, इसका मैग्नीट्यूड। ये क्या है, हेड, और ये क्या है, टेल। ठीक। तो सपोज इस वेक्टर को एक नाम दे देते हैं ए बी। तो ग्राफिकली तो मुझे समझ में आ गया कि हाँ भाई ये ए बी वेक्टर है, इधर की तरफ जा रहा है। अब इसको लिखेंगे कैसे इक्वेशन में। ठीक है, तो इसको लिखने का तरीका क्या है, सबसे पहले लिखते हैं हम टेल का पॉइंट ए, फिर लिखते हैं हेड का पॉइंट, और उसके ऊपर लगा देते हैं ये एरो। तो दिस इज इट्स वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। ये ग्राफिकल है, ये जो है मैथमेटिकल, या फिर हम इक्वेशन में जब उसको लिखेंगे इस तरह से। ठीक। और भी तरीके हैं, जैसे मान लीजिए कि मैं इसको ए बी नाम ना देके इसको ऐसे कहीं वेक्टर जा रहा होता, ये इसकी क्या होता है, मैग्नीट्यूड, और ये मान लीजिए फोर्स वेक्टर है, फोर्स लग रही है मान लो उधर की तरफ। ठीक। तो उसको लिखने का तरीका क्या है, एफ वेक्टर। अब ऐसे मत लिखना, सीधा ऐसे लिखना। ठीक है। अच्छा, ऐसा मत समझना कि अगर वेक्टर इधर की तरफ जा रहा है तो फोर्स के ऊपर फिर इधर की तरफ एरो बनानी पड़ेगी, नहीं, ये हमेशा लेफ्ट टू राइट ही बनेगी। समझा, जो सिंबल होगा उसके ऊपर जो एरो बनेगी वो हमेशा क्या होगी, लेफ्ट टू राइट। ये वेक्टर किधर भी जा सकता है ग्राफिकली, लेकिन जब हम सिंबल की बात करेंगे, जैसे ए बी की बात करी हमने, तो इनके ऊपर हमेशा डायरेक्शन क्या होगा, लेफ्ट टू राइट ही होगा एरो का। ये होता है वेक्टर का सिंबल, ये वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है वेक्टर क्वांटिटी का। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो उसकी रिप्रेजेंटेशन ऐसे है। ऐसा कभी मत करना कि फोर्स ऐसे और एरो इधर बना दी कि भाई वेक्टर इधर की तरफ जा रहा था, ये गलत है। ठीक है, ये सही है हमारा। समझ गए, क्लियर हो गई बात। ठीक है, अब देखो, तो ये तो थी उनकी वेक्टर फॉर्म। अगर मुझे कभी वेक्टर क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करना पड़े, भाई डायरेक्शन मैग्नीट्यूड दोनों के पास, दोनों है ना उनके पास, तो भाई वेक्टर फॉर्म में तो मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। इनका जो मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट किया जाता है, मैग्नीट्यूड, वो ऐसे किया जाता है कि भाई वेक्टर को क्या कर देते हैं, मॉड के अंदर रख देते हैं। तो ये बताता है वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड। और हम डायरेक्टली ऐसे भी लिख दें तो मैग्नीट्यूड। और अगर बुक्स की बात करें तो किसी किसी बुक में क्या होता है, ये बोल्ड लेटर में लिख देता है वो खाली। तो कभी बुक्स में क्या हो कि भाई ना ही मॉड लग रखा हो और सिंपल लिखा हो और बोल्ड लेटर में लिखा हो, तो समझ लेना क्या है, वो वेक्टर फॉर्म है, वो मैग्नीट्यूड नहीं है। इसको बोल्ड लेटर में लिख देगा, वो क्या लिख देगा, बोल्ड लेटर में या बोल्ड फॉर्म में लिख देगा। बोल्ड लेटर समझते हो ना, डार्क, उस बोल्ड लेटर की फॉर्म में लिख देगा। ठीक है, तो समझ लेना कि वेक्टर फॉर्म दे रखी है उसने, मैग्नीट्यूड नहीं दे रखा है। कि सोचो कि यार ऐसे ही लिखा हुआ है तो मैग्नीट्यूड है, नहीं, वो वेक्टर फॉर्म है। लेकिन अगर सिंपल लिखा हुआ है एरो, या फिर सिंपल लिखा हुआ है तो वो मैग्नीट्यूड है, या फिर मॉड के अंदर लिखा है तो मैग्नीट्यूड है। क्लियर हो गया बात, समझ में आ गई। तो जैसे यहाँ के फोर्स का अगर मुझे मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करना हो तो फोर्स का मैग्नीट्यूड कैसे रिप्रेजेंट करूँगा, फोर्स को मॉड के अंदर रख देंगे या फिर एफ डायरेक्टली लिख देंगे। ठीक, समझिए।
अब यहाँ पे एक चीज़ समझो कि क्योंकि मैं इसको मॉड के अंदर रख रहा हूँ, और मॉड क्या होता है, मॉड एक क्या होता है, इसको हमने मैथ्स में पढ़ा है, ऐसी एक तरह से डेफिनेशन क्या होती है, एक मशीन होती है मान लो जो हर नेगेटिव को किस में कन्वर्ट कर देती है, पॉजिटिव में। तो मॉड एक ऐसा ऑपरेशन है जो हर नेगेटिव क्वांटिटी को पॉजिटिव क्वांटिटी में कन्वर्ट कर देगा। मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वेक्टर का वो क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा, कभी भी नेगेटिव मैग्नीट्यूड नहीं आएगा, हमेशा कैसा मैग्नीट्यूड आएगा, पॉजिटिव। क्यों आएगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, उसका मॉड कर रहे हैं। ठीक, क्लियर हो गया, आगे बात समझ में। अब देखो, अब यहाँ पे एक चीज़ की रिक्वायरमेंट पड़ती है, वो होता है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना, एंगल बिटवीन वेक्टर्स, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटीज पढ़ रहे हैं बेटा, तो वहाँ पे क्या होगा कि हमें एंगल बिटवीन वेक्टर पता होना चाहिए, तभी तो हम, क्योंकि डायरेक्शन मैटर करेगा ना, तो एंगल की रिक्वायरमेंट भी पड़ेगी। ठीक है, तो देखो ध्यान से कि पहली चीज़ कि अगर हमारे पास दो वेक्टर हैं तो उनके बीच में जो एंगल होगा वो उस पॉइंट पे मेज़र किया जाएगा जहाँ पे उनकी टेल मीट कर रही है। कभी हेड वाले पॉइंट पे हम उसका एंगल मेज़र नहीं करेंगे। जैसे मान लो कि कभी ऐसा हो जाए कि ये ऐसे और ये ऐसे, तो जो है कौन सा एंगल होगा, ये वाला एंगल नहीं होगा, हम इसको आगे मूव कराएंगे, इसको बोलते हैं फ्री वेक्टर। अभी पढ़ेंगे फ्री वेक्टर, लोकलाइज वेक्टर, पोलर वेक्टर, एक्सियल वेक्टर, सारे वेक्टर पढ़ेंगे अभी। ठीक, तो समझो हम जो पढ़ेंगे यहाँ पे वो बेसिकली फ्री वेक्टर्स होंगे। ठीक है, तो हम इसको इजीली मूव करा सकते हैं आगे, तो इसको आगे मूव कराएंगे तो ये वाला एंगल नहीं होगा इनके बीच में, वो एंगल कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। समझे बात, कि मान लो एक वेक्टर ऐसे है, ठीक है, और एक एरो, एक दूसरा वेक्टर ऐसे आ रहा है, तो ये वाला एंगल मत लिख देना। ठीक है, कौन सा एंगल होगा, या तो इसको पीछे लाएंगे या इसको आगे लेके जाएंगे। ठीक है, इसको आगे लेके जाएंगे तो ये वाला एंगल होगा, ये होगा एंगल बिटवीन वेक्टर्स। ठीक, तो एंगल बिटवीन वेक्टर निकालना हमें आना चाहिए। तो एंगल बिटवीन वेक्टर किस पॉइंट पे लेते हैं, जहां पे दो वेक्टर्स की टेल मीट करती है, वहां पे जो एंगल, अब देखो, अब आप बोलोगे यार सर यहाँ पे ये वाला एंगल भी तो बन रहा है। ठीक है, दो एंगल बनेंगे ना, तो कौन सा लेना है, जो एंगल 180 डिग्री से कम होगा हमें वो वाला एंगल लेना है। ठीक, जो भी एंगल 180 डिग्री से कम होगा वो वाला एंगल लेंगे। तो और किस पॉइंट पे लेंगे, जहां पे दो वेक्टर की टेल मीट कर रही है। अगर नहीं टेल मीट कर रही है तो हम वेक्टर को क्या कर सकते हैं, पैरेलली मूव करा सकते हैं, क्योंकि ये फ्री वेक्टर्स होते हैं। ठीक, तो आगे दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालना नहीं आया तो एक बार और देखो ध्यान से। ठीक, समझ में आ गया, वेरी गुड। चलिए, तो अब बात करेंगे टाइप्स की, टाइप्स ऑफ वेक्टर। वेक्टर को बेसिकली दो टाइप में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से, पहले हैं पोलर वेक्टर एंड सेकंड वन इज एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर को सूडो वेक्टर भी बोला जाता है, सूडो वेक्टर, और इनको लीनियर वेक्टर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, लीनियर वेक्टर। ठीक है, सूडो वेक्टर बोला जाता है उसको, क्या बोला जाता है, लीनियर वेक्टर। अब लीनियर वेक्टर का मतलब यह है कि भाई कि इनका एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा, दे हैव स्टार्टिंग पॉइंट, हैविंग स्टार्टिंग पॉइंट। और ऑब्वियसली लीनियर क्यों होगा, क्योंकि लाइन के फॉर्म में होंगे। जो अभी तक बनाए थे वो सारे हमारे पोलर वेक्टर थे, हमने लाइंस पर ड्रॉ की थी ना, तो ऑल आर पोलर वेक्टर। ठीक है, एग्जांपल जैसे फोर्स है, फोर्स जब किसी ऑब्जेक्ट पे लगेगी तो ऐसे लगेगी ना, किसी डायरेक्शन में लगेगी, तो दिस इज पोलर वेक्टर। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट भी शॉर्टर डिस्टेंस होती है, स्ट्रेट लाइन ही होती है। भाई ऐसे गया, मान लो ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ये तो डिस्प्लेसमेंट है, तो ये क्या है, शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो ये भी क्या है, हमारा एक तरह का पोलर वेक्टर है। ठीक, एक्सियल वेक्टर क्या होते हैं, एक्सियल वेक्टर और सूडो वेक्टर, ये रोटेशनल इफेक्ट को डिनोट करते हैं, रोटेशनल इफेक्ट। ठीक है, रोटेशनल इफेक्ट जैसे मान लो कि जैसे टॉर्क ऐसे घूम रहा है, एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क, ये क्या सारे क्या होते हैं, ये क्या होते हैं हमारे, ये रोटेशनल वेक्टर होते हैं हमारे। ठीक, इसलिए इनको सूडो वेक्टर ही बुलाते हैं, क्योंकि स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में नहीं होते हैं। ठीक, तो बेसिकली अभी जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है हमें पोलर वेक्टर्स के बारे में। रोटेशनल वेक्टर आगे आएंगे हमारे पास, सूडो वेक्टर्स, जैसे हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ये सारे रोटेशन वाला चैप्टर जो पढ़ेंगे उसमें आएंगे। ठीक, क्लियर। चलिए, तो अब बात करते हैं पोलर वेक्टर्स की। ठीक है,
पोलर वेक्टर क्या होते हैं, क्या बोलते हैं इनको जनरली, लीनियर वेक्टर बोलते हैं, लाइन में होते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट होता है। ठीक, इतना समझ में आ गया। और चीज़ें देखो इसके बारे में। ठीक, अब देखो कि भाई पोलर वेक्टर जो होते हैं ये हमारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करते हैं, डू नॉट डिपेंड ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये समझ में आएगा आपको, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ा है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, ऐसा पॉइंट जहाँ से हमारा ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहा होता है। या फिर हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर मैं इसकी मिरर इमेज ले लूँ तो ये इनवेरिएंट होते हैं, मतलब इनके मैग्नीट्यूड पे कोई असर नहीं पड़ता है, वेक्टर पे कोई असर नहीं पड़ता है। कैसे, चलो एक एग्जांपल से समझते हैं। इनवेरिएंट इन मिरर रिफ्लेक्शन, जैसे समझो कि चलो ये है XY प्लेन है हमारे पास और ये एक वेक्टर है, सपोज ये R वेक्टर है। ठीक है, अब इस केस में R वेक्टर की वैल्यू क्या होगी, R वेक्टर की वैल्यू होती है, देखो अभी समझेंगे IJ के, पर यहाँ पे समझो कि भाई X में ये जाएगा ना, ये डिस्टेंस कवर करेगा X, तो इसको बोलते हैं भाई इसके कोऑर्डिनेट अगर X, Y है तो इसको बोलते हैं XI कैप Y J कैप। ये I कैप और J कैप होता है हमारे यूनिट वेक्टर, ये टर्म्स होती है वेक्टर को डिनोट करने के लिए। ये अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इसको अच्छे से, ठीक है। पर फिलहाल समझो कि इसको कैसे डिनोट करेंगे, XI कैप और Y J कैप। X के लिए क्या यूज, X एक्सिस के लिए यूज होता है I कैप, Y एक्स पॉजिटिव Y के लिए क्या यूज होता है J कैप। ठीक, अब अगर मैं इसकी मिरर रिफ्लेक्शन की बात करूं तो मिरर रिफ्लेक्शन कैसा बनेगा इसका मिरर रिफ्लेक्शन बनेगा कुछ ऐसा, देखो ध्यान से, X एक्सिस इधर चल जाएगी, Y इधर हो जाएगी और R वेक्टर हमारा आ जाएगा ऐसे। अब ध्यान से देखो कि अगर मैं इस मिरर रिफ्लेक्शन की बात करूं तो ये X एक्सिस नेगेटिव डायरेक्शन में आ गई अपनी, तो इसका ये इसकी जो ये वाला कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा -x, और Y तो हमारा पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक, तो देखो ध्यान से, अब तो जब जो हमारा ये यूनिट वेक्टर होता है ये पॉजिटिव x की तरफ क्या होता है I कैप, नेगेटिव x की तरफ क्या होगा -I कैप, पॉजिटिव y की तरफ क्या होता है J कैप, नेगेटिव y की तरफ क्या होता है -J कैप। ठीक है, तो अब जो R वेक्टर की वैल्यू हम लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, -x और x भी नेगेटिव में आया -I कैप, ठीक है, प्लस y और y तो पॉजिटिव में ही J कैप। तो देखो माइनस माइनस गया, XI कैप प्लस Y J कैप, तो देखो वही चीज़ मिल गई हमें। तो इसका मतलब हमारे जो पोलर वेक्टर होते हैं, जो लीनियर वेक्टर होते हैं, वो मिरर रिफ्लेक्शन में इनवेरिएंट होते हैं। ठीक है, इन पे मिरर रिफ्लेक्शन का कोई असर नहीं पड़ता है। ठीक, आगे बात समझ में। चलो, तो एक और चीज़ देखते हैं कि जो हमारे ये पोलर वेक्टर होते हैं, ये वाला फिनोमेना समझ में आ गया, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करते और मिरर रिफ्लेक्शन का इन पे कोई असर नहीं पड़ता। अब मान लो कि हमारा कोई वेक्टर इधर की तरफ जा रहा है, हमारा पोलर वेक्टर A वेक्टर, ठीक है, और हमने इसका डायरेक्शन एग्जैक्टली रिवर्स कर दिया, तो इनका जो है साइन चेंज हो जाता है -A वेक्टर। ठीक है, तो एक बार समराइज करते हैं। चलो, पोलर वेक्टर क्या होते हैं, ऐसे वेक्टर जिनका स्टार्टिंग पॉइंट होता है उनको बोला जाता है पोलर वेक्टर। एक्सियल वेक्टर क्या होते हैं, सूडो वेक्टर जो रोटेशनल इफेक्ट को डिनोट करते हैं, जैसे टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड भी वही चीज़ होती है। ठीक, अब पोलर वेक्टर में अगर बात करें तो लीनियर वेक्टर होते हैं। ठीक, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करते हैं, अगर डायरेक्शन में एग्जैक्टली अपोजिट करता हो तो नेगेटिव साइन आ जाता है। ठीक, और मिरर रिफ्लेक्शन में क्या होते हैं, इनवेरिएंट होते हैं, मतलब मिरर रिफ्लेक्शन पर इन पे कोई असर नहीं पड़ता है मिरर रिफ्लेक्शन का। ठीक, तो ये सारी बातें समझ में आ गई पोलर वेक्टर के बारे में। चलिए अब देखते हैं। ठीक है, तो जो पोलर वेक्टर हमारा होता है इसको बेसिकली दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं हम। एक होते हैं फ्री वेक्टर, जो हम बेसिकली अभी यहाँ पे पढ़ेंगे ही, और दूसरे होते हैं लोकेलाइज्ड वेक्टर। अब फ्री वेक्टर क्या होते हैं, सुनो, ऐसे वेक्टर जिनमें जो वेक्टर की लेंथ क्या डिनोट करती थी, मैग्नीट्यूड, तो वेक्टर की लेंथ सेम होनी चाहिए और डायरेक्शन सेम होना चाहिए। इसके अलावा हम उस पूरे वेक्टर को पैरेलली पूरे प्लेन में कहीं भी मूव करा सकते हैं। समझ बात, समझे, लाइन ऑफ एक्शन पे कोई डिपेंड नहीं कर रहा है, बस उसका डायरेक्शन सेम होना चाहिए और जो है मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। जैसे मान लो कि ये फ्री वेक्टर है हमारा, तो मैं इसको ऐसे उठा के यहाँ भी ला सकता हूँ, इसको ऐसे लीनियरली मूव करा के यहाँ भी ले जा सकता हूँ। जैसे अभी हमने एंगल निकाला था वो फ्री वेक्टर ही था। ठीक,
तो समझ आ गया फ्री वेक्टर क्या है? ऐसे वेक्टर जिनको हम प्लेन में मूव करा सकते हैं विदाउट चेंजिंग देयर मैग्नीट्यूड, इट मीन्स द लेंथ ऑफ वेक्टर एंड देयर डायरेक्शन। ऐसा नहीं कि ऐसे करके ऐसे मूव करा दिया, डायरेक्शन चेंज कर दिया, ऐसे नहीं करोगे, ऐसे नहीं करोगे कि ऐसे करा दिया, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। इसको पैरेलली और लीनियरली कहीं भी मूव करा सकते हैं, ठीक। तो इस तरह के वेक्टर को बोलते हैं फ्री वेक्टर, ठीक है। दूसरे होते हैं लोकलाइज्ड वेक्टर। लोकलाइज्ड वेक्टर में क्या होता है कि ये लाइन ऑफ एक्शन पे डिपेंड करते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रही है, तो ये लाइन ऑफ एक्शन पे डिपेंड करेगा। अगर मैं फोर्स को यहाँ से यहाँ लगा दूँ तो ये चेंज हो जाएगा ना, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? इस पॉइंट पे फोर्स अलग इफेक्ट डालेगी, इस पॉइंट पे फोर्स अलग इफेक्ट डालेगी। तो ऐसे वेक्टर जो लाइन ऑफ एक्शन पे डिपेंड करते हैं, दोज वेक्टर आर कॉल्ड लोकलाइज्ड वेक्टर। जैसे फोर्स लगती है किसी ऑब्जेक्ट पे, तो वो लाइन ऑफ एक्शन पे डिपेंड करती है, समझिए ना। इसको अगर मैं ऐसे इस पॉइंट पे लगा दूँ तो वो अलग हो जाएगा, इस पॉइंट पे लगा दूँ तो वो अलग हो जाएगा। तो लाइन ऑफ एक्शन पे डिपेंड कर, इवन कि अगर मैं ऐसे यहाँ पे लाइन ऑफ एक्शन है, इसको लाइन ऑफ एक्शन को यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, पैरेलली भी मूव करा देता हूँ, तो भी फोर्स क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। तो इस तरह के वेक्टर को बोला जाता है लोकलाइज्ड वेक्टर। और जिन वेक्टर को फ्रीली मूव करा सकते हैं उनको क्या बोलते हैं? फ्री वेक्टर। आ गया समझ में? ठीक। तो आई होप जितना अभी पढ़ाया है आपको वेक्टर के फर्स्ट पार्ट में, इतना आपको समझ में आ गया हो, ठीक है। अभी वेक्टर पे और डिस्कशन करेंगे आगे जाके, ठीक। इसको अच्छे से पढ़ो, समझो, ठीक है, ताकि आगे हेल्प मिले। वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, बहुत यूज़ होने वाला है आपके 11th और 12th की फिजिक्स में, ठीक है ना। ओके, गुड लक, बाय।